नमस्कार सभी को। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, यही प्रॉब्लम है। सीट ही मिलती है, इसके अलावा कोई है क्या घर मटेरियल पढ़ने के लिए रूम पर? नहीं है, नहीं होंगे सॉल्व। मैं चार सीट में चार न्यूमेरिकल डाल के दे दूंगा आपको, आप चार ही कर पाओगे, चार के ज्यादा नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो जो चैप्टर करवा दिया उसके कम से कम आपके पास में पीछे आए हुए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होने चाहिए। उस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है तो पीछे आए हुए प्रश्न में आपको पेपर में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। या फिर आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी लेके आनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नोट्स आपको समझा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए। अरे रोज मैं आपको 8 क्वेश्चन दे दूंगा, 8 क्वेश्चन पे ही आप सीमित रह गए। 8 क्वेश्चन तक ही आप सीमित रह गए, उसके अलावा घर जाकर के कुछ और भी तो पढ़ना होता है। क्या 8 क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर लेते हो? 8 क्वेश्चन फिर 5 मिनट ही पढ़ते हो घर जाकर के। नोट्स में मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए 2 क्वेश्चन डाल दिए, टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल डाल दिए, वो 2 ही कर पाओगे आप? मैं भी तो आपके लिए पढ़ के आता हूँ, मैं भी 10-12 न्यूमेरिकल देख के आता हूँ, मुझे कहाँ से मिलते हैं वो? मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मानते हैं मेरी कमी है, मेरे से ज्यादा कमी आपकी है, मेरे से ज्यादा कमी आपकी है। आपके पास मटेरियल है क्या, न्यूमेरिकल है क्या, प्रश्न है क्या मोल के करने के लिए? नहीं है। मैंने रोज आपको 8% दे दिए, मोल चला था 3 दिन, मैंने 8 दिए, 24% दे दिए। 24% इनफ है। प्रैक्टिस करो, घर जाकर के प्रैक्टिस करोगे ना, तब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी सीखोगे, ऐसे नहीं। मैंने आपको बताया 10 की पावर -34 है, भाग में लिखा हुआ है 10 की पावर -21। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है? सोल्व करना है। ऊपर लेकर के गए इस वैल्यू को, ये बन गई 10 की पावर +21। आधार समान है, घातें जुड़ेगी, आधार समान है, घातें जुड़ेगी। माइनस का 34 और प्लस का 21 जोड़ोगे, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा? अरे जोड़ोगा माइनस का कितना बच जी है? 13। कितना बचेगा? 13। अब तो सोचो घटाए, आई बात है कि घटाए आप। अब इनमें था नटे बता देते, सोल्व ही ना करो, ये चीज ना तो भूल जाओगा। घरे जाके सोल्व भी ना करो कि सर अपन के हो, आधार समान है, घात जोड़नी है, 78 निकालो, 34 मुँह 21 गया, प्लस का क्या है 21 और माइनस का क्या है 34, ज्यादा किस है? बच्चा का किसा? इन तो भूल गया, अड़ी अड़ी भूल गया, घरे जाके इस कोई वैल्यू ही कौन मिली, तो क्या करोगा? ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे, 150 300, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए लग जाएंगे। 11th और 12th लेके मार्केट से बुक लेके आओ, जो जो चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल सोल्व करो। संजीव पासबुक ले आओ, तारा जेट का भी प्रश्न मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड का भी प्रश्न मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का भी प्रश्न मिल जाएगा, नीट का भी प्रश्न मिल जाएगा, सारा प्रश्न है अंदर चैप्टर वाइज। ठीक है, 10% तो है ही है, प्लस 10% भी है जगह बुक के अपने चैप्टर खत्म हो, चैप्टर खत्म होने के बाद में अपन प्रश्न दे रहे हैं, जगह भी है, ऑप्शनल भी है, थ्योरेटिकल भी है, समीकरण भी है। और जो बच्चा ये प्रैक्टिस कर रहा है ना, आज अगर जिसने कहना मान लिया, वो 25 से 30% मैन एग्जाम में करके आएगा केमिस्ट्री से। ठीक है, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। मेरे नोट्स आपके जेट के लिए दी बेस्ट नोट्स है, आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, सूरतगढ़ में कहीं नहीं मिलेंगे, और चले जाओ आप कहीं भी चले जाओ, बीकानेर भी चले जाना, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नोट्स पढ़ लोगे, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे नोट्स है, लेकिन उस नोट्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में मटेरियल नहीं है, तो उस नोट्स को आग लगा दो, कुछ काम के नहीं है वो। ठीक है, और क्लास में जितनी देर बैठो ना,
होठ बंद करके बैठा करो, बातें कम होनी चाहिए, हंसना खिलना ये बाहर कर लेना। यहाँ पर पढ़ाई का माहौल होगा तो ही समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे, ध्यान दो। क्वांटम संख्या, कल मैंने आपसे पूछा था स्पीड ज्यादा है क्या, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ क्या? आप लोगों ने कहा हाँ सर आप आराम से पढ़ा रहे हो, कहा था ना। फिर आज ये बात कैसी आई कि सर आपकी स्पीड ज्यादा थी? मैंने कल पूछा था ना। मुख्य क्वांटम संख्या को लिखा था किससे? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को लिखा था स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। अब आराम से चल रहा हूं, समझना। इसका प्रतिपादन किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था? किसने दिया था? बोहर ने दिया था। किसने? बोहर ने। ये बात समझ आ गई? ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को लिखते हैं अपन एन से, स्मॉल एन से। इसका अर्थ है एन का मान एक से तो होगा शुरू, और वो जाएगा कहां तक? अनंत तक जाएगा। इससे एक बात स्पष्ट है कि ये कभी भी तो क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती, और कभी भी क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताओ मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहली बात तो याद रखना है, एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अनंत तक मान इसके पॉसिबल है, एक से लेकर के। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी और कभी भी शून्य नहीं होगी। अब आप पूछो सर क्यों? क्यों नहीं हो सकती ऋणात्मक और क्यों नहीं हो सकती शून्य? पहले बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज की जानकारी देती है? अगर आप घर जाकर के नोट्स पढ़े हो तो सबसे पहले आप ये बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में किस चीज की जानकारी देती है? किसकी? कोष की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कोष की जानकारी देती है। ये है परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक है, और परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ गति करेगा? कोष में। इसका मतलब है परमाणु है तो 100% कोष होगा। 100% क्या होगा? अब वो कोष क्या ऋणात्मक में हो सकता है? क्या वो शून्य हो सकता है? कोष है तो वो शून्य कैसे होगा? तो इसके मान कभी भी तो ऋणात्मक नहीं हो सकते, और कभी भी क्या नहीं हो सकते? शून्य नहीं हो सकते। तीनों बात समझ आई? अब कोष की जानकारी देता है तो हमें यह भी बताता है कि कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की भी जानकारी देगा। ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ई बराबर क्या पढ़ा था? ई बराबर फॉर्मूला पढ़ा था माइनस 2.18, आगे इंटू 10⁶ मीटर सेकंड में हो तो वो वेग पढ़ा था। ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला 10 की पावर, और देख के बता दो, Z² बटा n। यही है क्या? यही है। पहली क्लास आज है? क्या है फॉर्मूला ऊर्जा ज्ञात करने का? हाँ स्वामी जी, ये तो आराम से पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला है ऊर्जा ज्ञात करने का? Z² बटा में n²। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Z² बटा n²। 10 की घात को छोड़ो आप, कोस के लिए संबंध देख रहे हैं अपन, ये वैल्यू भी छोड़ दो।
इस फॉर्मूले से कोश की ऊर्जा की जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही, पहले ये बताओ। मिल रही है क्या? कैसे मिल रही है? कोश की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती है। जानकारी दे रहा है? ठीक है, मेरी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में क्या देता है ये? जानकारी देता है। अगर परमाणु क्रमांक को नियत कर दिया जाए और कोश की संख्या बदली जाए तो फिर ऊर्जा भी बदलेगी। ई व्युत्क्रमानुपाती एन स्क्वायर और ई समानुपाती जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपने कोश को बढ़ा दिया तो ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जानकारी मिल रही है? ठीक है। फिर हमने कहा कोणीय संवेग के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर बराबर, बताओ, एन एच अपॉन क्या होता है? 2 पाई। एन एच अपॉन क्या होता है? 2 पाई। यहां पर एन क्या है? एन कोस है। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रखनी। क्या याद नहीं रखनी? यानी एच का मान कितना होता है, पाई का मान कितना कितना होता है, वी का मान क्या है, आर का मान क्या है, ये सब कुछ याद नहीं रखना। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में पांचवें कोश में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा। छठे कोश में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा। 10वें कोश में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा। अगर 20वें कोश में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा। यानी ये जो मैंने बोला है 5, 6, 8, 10, 20 है ना, ये क्या है? ये एन है। ये क्या है? एन है। जितना मान प्रश्न में आपको एन का दिया जाए वो कहां पर रखना है? एन की जगह रखना है और फॉर्मूले में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये मान लीजिए छठे कोष में गति कर रहा है तो एन बराबर क्या हो जाए? 6। एच अपॉन क्या आ जाएगा? 2 पाई। तो कोणीय संवेग कितना आ गया? 3 एच अपॉन कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। किसका मान है? छठे कोष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्या है? मान है कितना? 3 H/पाई। 3 H/पाई। क्लियर है? मुख्य क्वांटम संख्या में इतना ही पढ़ा था इतना ही। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला 2n²। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला 2n²। अब कोष क्या देगा आपको? पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वो आपको ये भी दे सकता है कि बताओ 15वें कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 और 15 मैंने लिखा है, ये किसका मान लिखा है? एन का मान लिखा है। किसका मान लिखा है? एन का। तो बताओ पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एन का क्या करा देंगे? स्क्वायर। तो इसकी जगह 1 रखेंगे, 2 पहले से है, 1 का क्या करोगे आप? स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 1 ही होता है ना, और 1 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? 2। ठीक है। बताओ कोष में कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? n²। क्या होता है? n²। कोष में कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n²। n का मान वही है जो आपसे कोष पूछे उसमें कक्षक बताने आपको। दूसरे कोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 2 की स्क्वायर, 2 दूआ 4। दूसरे कोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? 4। तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8 आ जाए। 2n², मतलब n की क्या कर दो? स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4 और 4 दूआ 8। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कक्षक हो गए 4। तो 4 में कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8। समझ गए? मुख्य क्वांटम संख्या में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं है ना? पक्की बात है? ठीक। आप बताओगे, खड़े हो।
छठे कोष में कक्षक कितने होते हैं? छठे कोष में कक्षक कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। कितने होते हैं? छठे कोष में कक्षक कितने होते हैं? प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम मेरे में तो नहीं है, है मेरे में प्रॉब्लम? इससे सरल और कैसे समझाऊं मैं आपको? बैठ जाओ। छठे कोष में कक्षक, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, क्या पूछा है? कक्षक पूछा है। और कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, होता है ना? 6 की स्क्वायर 36, 6 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर 36। एक कक्षक में, चलो पांचवें कोष में, पांचवें कोष में कोई बोलेगा नहीं, पांचवें कोष में अधिकतम, पांचवें कोष में अधिकतम, स्वामी जी, पांचवें कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन और कक्षक दोनों बताने हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन और कक्षक, कक्षक होंगे 25 और इलेक्ट्रॉन, जब 25 बता दिया तो इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 25 दुआ 50। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, 25 दुआ। बैठ जाओ। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, आराम से ही चलेंगे। अब भले 4 दिन और लग जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ना समझाऊंगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या देने वाले वैज्ञानिक का नाम था, द्विगंशी क्वांटम संख्या देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोमरफेल्ड। बातें नहीं करनी है, सोमरफेल्ड। ठीक है, और इसको लिखते हैं अपन स्मॉल एल से। किससे लिखते हैं? स्मॉल एल से लिखते हैं। देखो मैंने कल आपको बताया था, एल का जो मान है, एल का मान वो निर्भर करता है स्मॉल एन पर। किस पर निर्भर करता है? यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमारे पास में 1 है, इसका अर्थ यह है कि एल का मान जो है वो होगा 0। क्या होगा? 0। अर्थात एल का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके? एन के। एल का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके? एन के। और एल का मान कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता किससे? एन से। ठीक है, तो फिर एल का मान, एल का मान जो होगा वो एन माइनस क्या होगा? 1। एन माइनस क्या होगा? 1। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का 1 कम होगा। मुख्य क्वांटम संख्या का 1 क्या होगा? कम। स्मॉल एन का मान 1, तो एल का मान 0। एल का मान 0। और ये 0 आया है ना, ये एस उपकोष के लिए आया है। किसके लिए आया है? एस उपकोष के लिए आया है। तो एस के लिए एल का मान कितना होता है? दोबारा से सुनना, एस के लिए एल का मान कितना होता है? 0।
और ये उपकोष में स्थित कक्षक की आकृति बताती है। उपकोष में स्थित कक्षक की क्या बताती है? आकृति बताती है। इसका मतलब 0 है तो एस उपकोष है, और एस कक्षक की आकृति हम पढ़ गए कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। जब आपको ये पता चल गया कि एस कक्षक है तो हम आकृति पढ़िए, एस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार, अदिशात्मक होती है। n बराबर 1 तो l बराबर 0, कौन सा उपकोष होगा? एस उपकोष में स्थित कक्षक की आकृति क्या होगी? गोलाकार। कैसी होगी? गोलाकार। n बराबर 2, n बराबर 2 तो l का मान होगा कितना? 1। कितना होगा? 1। और 1 आया है, वो आया p उपकोष के लिए। कौन से उपकोष के लिए? p उपकोष के लिए। और p उपकोष की जो आकृति होती है वो होती है डंबलाकार। कैसी होती है? डंबलाकार। समझ आ रहा है? ठीक। p उपकोष की आकृति होती है डंबलाकार। अभी हमने पढ़ा कि n बराबर 1 है तो l बराबर होगा 0, और n बराबर 2 है तो l बराबर होगा 1। ठीक है, 0 आया s उपकोष के लिए, l आया, सॉरी 1 आया p उपकोष के लिए। आकृति लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो l बराबर होगा क्या? 2। तो फिर 2 आता है कौन से उपकोष के लिए? d उपकोष के लिए। कौन से उपकोष के लिए? d उपकोष के लिए। ठीक है ना। और n बराबर 4 है तो फिर l बराबर कितना आएगा? 3, और 3 आता है f उपकोष के लिए। d की आकृति होती है द्विडंबलाकार और f की होती है जटिल। f की होती है जटिल। क्लियर है बात? ठीक है। n बराबर 1 तो l बराबर 0, 0 आया s उपकोष के लिए। n बराबर 2 तो l बराबर 1, 1 आया p उपकोष के लिए। n बराबर 3 तो l बराबर 2, 2 आया d उपकोष के लिए। n बराबर 4 तो l बराबर 3, और 3 आता है किसके लिए? f उपकोष के लिए। f उपकोष के लिए। किसके लिए आया? f उपकोष के लिए आया। f के लिए l का मान कितना होता है? l का मान कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 3 होता है। f के लिए l का मान कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है बात? ठीक है। l बराबर 2, l बराबर 2 कौन सा उपकोष होगा? d उपकोष होगा। कौन सा उपकोष होगा? d उपकोष होगा। ठीक है। l बराबर 1 तो उपकोष कौन सा होगा? p उपकोष होगा। कौन सा उपकोष होगा? p उपकोष होगा। ये तो है इनके एकल मान। एकल मान मतलब एक मान है। अब संख्यात्मक मान कितना हो सकता है? संख्यात्मक मान कितना हो सकता है? आप ऐसे लिखते हो ना, 1s 2s 2p, लिखते हो ना, 3s 3p 3d। ठीक है। तो तीसरे कोष के अंदर s उपकोष है, p उपकोष है, d उपकोष है। बताओ तीसरे कोष के अंदर s के लिए l का मान कितना होता है? l का मान कितना होता है s के लिए? 0। कितना होता है? 0। p के लिए l का मान कितना होता है? 1। d के लिए l का मान कितना होता है? 2। यदि n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो l बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। समझे या नहीं समझे? मैंने यहां पर लिखा n बराबर 3 है तो l बराबर 2 लिखा। l बराबर क्या है? 2। बात सही है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले और कौन कौन से मान हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 आता है किसके लिए? s के लिए। और p आता है किस? 1 आता है किसके लिए? p के लिए। 1 आता है किसके लिए? p के। तो तीसरे कोष के अंदर s उपकोष भी होता है, p उपकोष भी होता है, d उपकोष भी होता है। 2 है तो d उपकोष, 1 है p उपकोष, 0 है तो s उपकोष। समझ आई? ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि n बराबर 3 है तो l का कौन सा मान होगा? 2। अब प्रश्न यही है, n बराबर 3 है तो l के कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं?
0 1 2। समझ गए बात? n बराबर 4 है तो l बराबर कितना होगा? 3। l बराबर कितना होगा? तो फिर l के कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं? 0 1 2 और 3। 0 1 2 और 3। 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो चीज आगे लिखी है। ठीक है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये देखो, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और फिर लिखा है उपकोष में अधिकतम कक्षक। उपकोष में अधिकतम कक्षक, दो फॉर्मूले हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके पास में 2 ब्रैकेट 2l प्लस में क्या है? 1। 2l प्लस में क्या है? 1। और अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2l प्लस में 1। अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2l प्लस में 1। ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? उपकोष में। जबकि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, और कोष में अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला था n स्क्वायर। क्या था? n स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब आपको देखना है डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? और एक बार कोई बोलेगा नहीं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? तो पहले आपको ये देखो, ये क्या दिया गया है? डी। और फॉर्मूला अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला उपकोष में वो होता है 2 ब्रैकेट 2l प्लस में क्या होता है? 1 होता है। अब फॉर्मूले में आपको दिया गया है 2l, l दिया गया है। l का तो मान आपके पास है या नहीं है? क्या है उपकोष आपके पास में? तो d के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है। d के लिए l का मान कितना होता है? 2। 2 ब्रैकेट 2 गुणा 2 प्लस में क्या आ जाएगा? 1। 2 दुआ 4 और 1 5 दुआ। बताओ डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम? आते हैं नहीं आते? डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर पूछा है अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला। जब आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने कक्षक के अंदर आ सकते हैं? 1 में 2 आ सकते हैं, तो 5 में कितने आ जाएंगे? तो डी में कितने कक्षक होंगे? 5। कितने कक्षक होंगे? 5 होंगे। समझ गए? ठीक है, लिखो फिर प्रश्न। लिख लेना प्रश्न, उत्तर कोई नहीं बताएगा, उत्तर वही बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। ठीक है, पी और एफ उपकोष में, पी और एफ उपकोष में अधिकतम अधिकतम इलेक्ट्रॉन व कक्षकों की गणना करो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन व कक्षकों की गणना करो। पी और डी, सॉरी एफ उपकोष में अधिकतम कक्षक और इलेक्ट्रॉन की गणनाएं करो।
हो गया। इधर गर्ल्स में हुआ, कितना निकाला आपने? पी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कक्षक कितने हैं? 3 है। आपका सही है, 6 और 3, ठीक है। इधर ग्रे कलर जैकेट निकाल रहे हो, पीछे कर लिया दोनों ने। पी में कितने इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक है? पी में पी फोर पीकॉक, हाँ 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन। कल पढ़े थे हमने कक्षक और कक्षक के प्रकार, पढ़े थे ना? पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा अगर घर जा करके पढ़ा होता, भले ही आपको समझ आया या नहीं आया, थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी होती ना। तो मैंने लिखा था पी उपकोष में पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 कक्षक होते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 कक्षक होते हैं, कल पढ़ाया था, पढ़ाया था। और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 कक्षक हो गए। कक्षक कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूले आपको सिखाए जाते हैं, करो याद करो। अगर आपसे फॉर्मूले क्यों आपको सिखाया गया, ये फॉर्मूला इसलिए सिखाया गया है, प्रश्न आ जाता है उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से होगा। समझ आई बात? उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होगा, और उपकोष में अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होगा? ठीक है। अब आपसे पूछा है पी और डी के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 प्लस में क्या होता है? 1। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसमें? उपकोष में। और कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में 2l प्लस में क्या होता है? 1। ये होता है आपके पास में ऑर्बिटल ज्ञात करने का फॉर्मूला, होता है कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ऊपर दिया गया था आपको पी उपकोष, पी उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? पी उपकोष के लिए एल का मान, पी उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है, 3 होता है क्या? बोल जाओ। 1 होता है, चलो ठीक है। 2 गुणा 1 प्लस क्या है? 1। 2 एकम 2 और 1 3, 3 दुआ 6, तो क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन। 6 क्या आ गई? अब कक्षक कैसे निकालोगे आप? पी के लिए एल का मान कितना? 1 प्लस में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 क्या आ गई? कक्षक। 3 क्या आ गए? कक्षक। ठीक है। ये जो सारणी बना करके दी गई है उसमें यही बात लिखी है, ये सारणी बनाई गई है ना, इसमें बात यही लिखी है। क्या लिखी है? देखो इधर कोष दिया गया आपको, उपकोष दिया गया, कक्षक दिए गए और इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। अगर n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, और 0 होगा इसका मतलब s उपकोष होगा, और उस s उपकोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पहला कोष है तब। दूसरे कोष में n बराबर 2 है तो l बराबर क्या होगा? 1, और l बराबर 1 है तो वो आया है किसके लिए? p के लिए। ठीक है ना, किसके लिए है? p के लिए। p में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। बस यही बातें लिखी है, सारणी समझाने की जरूरत है, पढ़ लोगे। द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, ये तो था कोणीय संवेग ज्ञात करने का क्या था? फॉर्मूला। और कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है म्यू एल बराबर होता है रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1, और बाहर लिखा है बताओ क्या? h अपॉन 2 पाई। ये रूट से क्या है? बाहर है। रूट से क्या है? बाहर। रूट के अंदर नहीं है, रूट से क्या लिखा है? बाहर लिखा है। बताओ एल क्या है? एल क्या है? कौन सी क्वांटम संख्या है?
द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या h प्लांक नियतांक है और 2 इंटू पाई, पाई का मान होता है कितना 3.14। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, कितना होता है प्लांक नियतांक का मान, हाँ कितना होता है प्लांक नियतांक का मान, डी उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। डी उपकोष के लिए कक्षक कोणीय संवेग का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। डी के लिए एल का मान कितना होता है, कितना होता है 2 होता है। म्यू एल बराबर लिखा आपने कितना 2, ठीक है, ब्रैकेट 2 प्लस क्या लिखा आपने 1, ब्रैकेट बंद, h अपॉन क्या है 2 पाई, h अपॉन क्या है 2 पाई, 2 और 1 3 दुआ रूट क्या आ गया 6, h अपॉन क्या आ गया 2 पाई, ठीक है। और सरल करें इसको, ये रूट 6 है, रूट 6 और ये क्या है 2 पाई है। रूट 6 का मान निकालना है, वो कैसे निकालोगे, रूट 6 का क्या निकालना है, मान निकालना है। देखो है किसके स्क्वायर लग जाएगा, कोई तरीका नहीं है इसका निकालने का। अगर आपने 8वीं क्लास में मैथ पढ़ी है तो 8वीं क्लास में आपको वर्गमूल सिखाए जाते हैं, वर्गमूल सिखाए जाते हैं ना, वो वर्गमूल यही है। अगर ऑप्शन में ये मिले तो अच्छी बात है, ठीक है, बाकी मिलेगा ये 100% ही मिलेगा। नहीं मिलता है तो फिर इसका तरीका ये है कि ये लिखा आपने 6, 6 में ऐसी सबसे छोटी रूट वाली संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जा सके, 2 दुआ कितना होता है 4, 2 दुआ कितना होता है 4, 2 का भाग जाएगा नीचे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, 6 में 4 गए कितने आ गए 2 तिया, रूट वाली संख्या मतलब वर्ग करोगे आप, 2 दुए कितने हो गए 4, 3 का भाग जाओगे तो 3 तिये कितने हो गए, तो 3 तिये कितने हो गए 9, 3 तिये कितने हो गए 9 हो गए। देखो आप इधर 6 में 4 गए 2, किसका भाग दिया आपने 2 का, किसका भाग दिया, वो संख्या यहां पर जोड़ते हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब ये सिखाऊं क्या मैं आपको, बताओ, आपको बेसिक सिखाऊं, मैं कैसे सिखाऊं आपको बेसिक है, कुछ चीज जैसे सिखाई जाती है ना वैसे सीखने में फायदा है। अब मैं ये वर्गमूल कैसे सीखूंगा आप बताओ मुझे, है अब आप कहोगे सर 1 का भाग दे दे इसमें, 1 का चला जाएगा, 1 का भाग दोगे तो 4 के बराबर में क्या लगेगा 1, और 1 से गुणा करके देखो कितना हो गया, ये 41 हो गया, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ज्यादातर कहां तक जाएगा 2 तक ही जाएगा, 2 पॉइंट में कुछ आएगा, 2 पॉइंट में कुछ आएगा, यानी ऊपर आगे पॉइंट ले आकर के 2 क्या उतारने पड़ेंगे 0, 1 0 नहीं उतारेगा, 0 उतरेंगे जोड़े में 2, अब भाग जा सकता है, पॉइंट में कुछ क्या आएगा उत्तर आएगा। तो इसको इस वैल्यू में याद रखो आप, रूट 6 h अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई, समझ आई बात। और सरल करके देखें तो जैसे मैंने आपको दे दिया p उपकोष के लिए, किसके लिए p उपकोष के लिए आपको ज्ञात करना है कक्षक कोणीय संवेग का मान, p उपकोष के लिए एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू तक आप करके देखो, फिर उस वैल्यू को आगे सरल करना हम सीखेंगे। p उपकोष के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो,
पी उपकोष के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो। कितना निकाला? √2 h/2 पाई। सबने निकाला? यहां तक सबका आया क्या? √2 h/2 पाई, h/2 पाई। ध्यान से सुनना, √2 इंटू √2 इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। √2 और √2 का गुणा कितना होता है? 2 होता है। ये नीचे कितना लिखा है? 2 है। इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 का गुणा कितना होता है? 2। यहां पर 2 लिखा है, इसको अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बात बराबर ही है ना? तो इसको लिख दिया हमने क्या? √2 इंटू क्या कर दिया? √2 और भाग में क्या है? पाई, गुणा में इसके। अब √2 से √2 क्या हो गया? कट गया। कितना उत्तर आया? h/√2 कितना आ गया? पाई। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ठीक है? ये नहीं मिलेगा, इससे पहले जो हमने लिखा था वो नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। क्लियर है? √2 इंटू √2 का गुणा कितना होता है? √3 इंटू √3 का गुणा कितना होता है? 3। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो बताओ, चुंबक इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या में कितनी चीजें सीखी है कि अगर n का मान 1 है ना, तो l का मान जो होगा वो n के कभी भी बराबर नहीं होगा, न ही ज्यादा होगा। कितना होगा? कम होगा, 1 कम 0। ठीक है, n बराबर 2 है तो l बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 मान संभव हो सकते हैं, एक 0 और एक 1, जब n बराबर क्या हो? 2 हो। क्लियर है ना? ठीक। n बराबर 3 है, n बराबर क्या है? 3 है, तो l बराबर कितना है? 2। l बराबर कितना है? 2। कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, एक 0, एक 1 और एक 2। समझ आ रहा है? n बराबर 4 है तो l बराबर 3, l बराबर 3, मान कितने पॉसिबल? 4, 0, 1, 2, 3। क्लियर है? अब ये जो 0 आता है वो आता है s उपकोष के लिए, 1 आता है वो आता है p उपकोष के लिए, 2 आता है d उपकोष के लिए, 3 आता है f उपकोष के लिए, f उपकोष के लिए। एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट 2l प्लस में क्या होता है? 1। और अधिकतम कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला 2l प्लस में क्या होता है? 1। 2l प्लस में क्या होता है? 1। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन और कक्षक ज्ञात करने का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है? कर लोगे? फिर देखो आप, और क्या पढ़ा उपकोष में हम? और क्या पढ़ा उपकोष के लिए?
कोणीय संवेग पढ़ा। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एल बराबर रूट एल ब्रेकेट एल प्लस में एक एच अपॉन क्या है 2 पाई, एच अपॉन में क्या है 2 पाई। यहाँ पर आपको उपकोष दिया जाएगा, उस उपकोष के लिए आपको एल का मान पता होना चाहिए। एल का मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गई बात? इतनी चीजें पढ़ी है और कोई चीज हमने पढ़ी नहीं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या में एक चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ आपको याद नहीं रखना। बस चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से जो प्रदर्शित करते हैं, उस स्मॉल m के मान कहां से कहां तक पॉसिबल हो सकते हैं, कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इधर देखो, थ्योरी है वो आप पढ़ लोगे, समझाने वाली चीज मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। m का जो मान है ना वो -l से लेकर 0 और +l तक होते हैं। m का मान -l से लेकर 0 +l तक होते हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। देखो, अगर n का मान आपके पास में है 1, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आपके पास में? 1, ठीक है। तो फिर l का मान कितना हो सकता है? 0। l का मान कितना हो सकता है? तो फिर m का मान भी कितना होगा? 0। m का मान भी कितना होगा? 0। दो लाइनें बोल रहा हूं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के बराबर हो सकता है, या चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बराबर हो सकता है। बात सही है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। नहीं होता? होता है क्या? नहीं होता। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना? द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान कितना? तो फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी कितना? 0। 1 के बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है ना। देखो, अगर आपने n बराबर 2 लिया, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना लिया? 2 लिया। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब ध्यान से समझना है। हमने कहा -l से लेकर के 0 और +l तक। l का मान कितना आया? माइनस का 0 और प्लस का, समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। अब सेट बना के दे दिया कि बताओ कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर +2। सही है क्या? नहीं, नहीं है ना। n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1 -1, गलत है? अभी देखते हैं। गलत है? देखते हैं, अभी देखते हैं। n बराबर कितना है? 3। l बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। l बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अब इधर देखो, माइनस का 0, प्लस का, है ना। n का मान 3 है तो l का मान कितना? 2। l का मान कितना? तो m बराबर m कितना होगा? -l से लेकर के +l तक होगा। तो -n कितना है? सॉरी, -l कितना है? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, +1 और +2। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 2 हो सकता है। 2 हो सकता है, लेकिन कौन कौन से मान साथ में पॉसिबल भी हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। पढ़ गया है नहीं पढ़ गया है? n बराबर आपके पास में 4 है। n बराबर क्या है? 4। तो l बराबर कितना होगा?
3 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस क्या है 3। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, एस उपकोष में एक कक्षक होता है, एस कक्षक कौन सा होता है, एस कक्षक। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी वाई पी जेड पी एक्स, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। जेड के लिए हमेशा 0 आएगा, जेड के लिए हमेशा क्या आएगा, जेड के लिए हमेशा 0 आएगा। ये बात काम आएगी आगे चल करके, याद रख लेना, जेड के लिए हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और -1 -2 -3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 0 जरूर याद रखना है, 0 आपको क्या रखना है, याद। मैं फिर बोल रहा हूं, जेड के लिए हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये n बराबर 4 है, तो 4l बराबर होगा 3। बताओ 3 कौन से उपकोष के लिए आया, 3 f के लिए। f में कितने कक्षक होते हैं, कितने होते हैं, ये मान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताता है। अभिविन्यास मतलब कौन से एक्सिस में क्या होता है, स्थित होता है, कक्षक कौन से एक्सिस में क्या है, स्थित है। समझ गई बात। पी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, एल बराबर 2 है, किसके लिए है, एल बराबर 2 डी के लिए है, किसके लिए है, डी। डी में 5 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं, ये मान गिनो, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। पांचों कक्षक के अभिविन्यास की क्या देते हैं, ये जानकारी देते हैं, जिसमें बता रहा है कि डी जेड स्क्वायर जो है वो हवा के अंदर है, किसके अंदर है, जिसकी आपके इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना है, 0 है। समझ में आ गई बात। अब देखो -1 0 और 1, ये है पी एक्स पी वाई पी जेड। पी जेड के लिए मान कितना है, 0। एस उपकोष के लिए मान कितना है, एम का 0, ठीक है। पी में पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। पी जेड इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान हमेशा आएगा 0, ठीक है। एस उपकोष में एस कक्षक में स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद रखना है, एम का मान आएगा कितना, 0। एम का मान कितना आएगा, 0, ठीक है। बच गया क्या, डी, क्या बच गया, डी। डी में जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो होता है उसके लिए एम का मान आता है कितना, 0। कितना आता है, 0, ठीक है। डी जेड स्क्वायर होता है, उस डी जेड स्क्वायर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेरा, समझ आ गई बात। आगे चलोगे, क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन डाले गए उन क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपको याद रखना है, कक्षकों के अभिविन्यास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और उसमें हमें यह बताया गया है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है वो -L से लेकर के 0 और +L तक होता है, ठीक है। यदि L का मान 1 है, इसका अर्थ है कि M का मान -1 0 +1 होगा। अगर L का मान 2 है, इसका अर्थ है कि M का मान -2 +2 0 +1 -1 होगा, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या में और क्या कहती है। बस आगे लिखे हुए मान मेरे लिखे हुए, आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। इस कॉलम, इस सारणी के अंदर एक छोटा सा तीर लगा करके लिखा गया है कि जो 0 है वो पी जेड के लिए आया है, यहाँ पर पी जेड स्क्वायर के लिए आया है, और यहाँ पर आया है आपका ये लास्ट में जो एफ के लिए आया है, एफ जो आपका कक्षक होता है उसमें अपने आकृति बता नहीं सकते, एफ उपकोष की आकृति नहीं बता सकते, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है उसके लिए अपन लिखते हैं स्मॉल एस। क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। चक्रण क्वांटम संख्या को लिखा जाता है स्मॉल एस से। दो वैज्ञानिक लिखे गए हैं, एक तो लिखा गया है कौन,
गॉडस्मिट और एक लिखा गया है उल्हनबेक। दोनों ने इसका क्या किया है, प्रतिपादन किया है। लिख देता हूं मैं नाम, फिर कहोगे सर आपने लिखा नहीं। ठीक है, एक तो नाम है उल्हनबेक, ठीक है, एक नाम है गॉडस्मिट या गुडस्मिट। दो वैज्ञानिक है, दोनों वैज्ञानिकों ने इसका प्रतिपादन किया है और स्मॉल एस के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों का चक्रण एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जो दक्षिणावर्त घूमता है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा, और जो वामावर्त घूमता है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 होगा, -1/2 होगा। समझ आ गई बात? ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी कक्षक के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो 100%, 100% उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा, -1/2 नहीं होगा। अगर किसी कक्षक के अंदर मात्र एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो चक्रण कर रहा है, तो उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 100% आपको कितना दिखाना है, +1/2 दिखाना है। +1/, नहीं, ये निशान नीचे नहीं करना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 100% दक्षिणावर्त दिशा में ही घूमेगा, ठीक है, वो -1/2 दिशा में नहीं घूमेगा। -1/2 दिशा का मतलब क्या हो गया, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमता है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा +1/2 आएगा। सोना नहीं है, ठीक है, +1/2। आगे एक रूल पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, एक किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। n ठीक है समान हो सकता है, मान लेते हैं, l मान लेते हैं समान हो सकता है, m मान लेते हैं समान हो सकता है, लेकिन s कभी भी समान नहीं होगा। दो इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए, एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते आप। एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरा कक्ष इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। मान लेते हैं इस कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, एक ऊपर तीर है, दूसरे का किधर आएगा, नीचे। अगर दूसरा नीचे करोगे आप तीसरा, तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 और -1/2, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो गया, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो गया, समान हो गया। जबकि आगे रूल पढ़ोगे वो ये कहेगा कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, इसलिए एक कक्षक में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, उसको आपने इस प्रकार दिखा दिया, तो इसका और इसका चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, समान। अगर आपने इसको इस प्रकार न दिखा करके इस प्रकार दिखा दिया, तो हम कहेंगे सर इन दोनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, समान हो गया, जो पॉसिबल नहीं। क्वांटम संख्याएं समझ आई, आई या नहीं आई? क्वेश्चन करेंगे और बेटर समझ आएगी। और फिर भी आप नहीं मान रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, 11th की और 12th की पासबुक ले आओ, संजीव पासबुक, गाइड लिया ना, उसको सोल्व करके देखना, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, हाँ, 9th, 6ठी 7वीं के बच्चों को गाइड प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए, उनको थ्योरेटिकल बुक से समझाना चाहिए। आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना चाहिए, या तो पुराने मॉडल पेपर ले आओ, पुराने पेपर ले आओ, या वो ले आओ गाइड। ठीक है, सोल्व करके देखोगे बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं समझ नहीं आ रहा, फिर कोई और तरीका देखेंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अब आपको यही पता नहीं लग रहा, आप कह रहे हो कि सर पेपर में प्रश्न पता नहीं कैसे आते हैं, तो पेपर में मैं भाई 4 प्रश्न आपको यहाँ पे कराऊं, वो 4 प्रश्न तो मैं पेपर में नहीं दे सकता आपको, वो कहीं ना कहीं बना के देने पड़ते हैं, किसी बुक में से देने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और वो कब आएगा, जब आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल होगा। ठीक है, ये है क्वांटम संख्याएं, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी है। टाइम है अभी, चलो, चारों क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक फॉर्मूला, प्रतीक लिख रखा है हमने, क्या लिख रखा है, एन एल। बताओ नीचे क्या लिख रखा है, यहाँ एस, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर एम है, एस है, अच्छा यहाँ पर एस है, और यहाँ पर क्या है, एन।
ये चारों क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, और ये क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। वैसे देखो आप, तो आपने ये चीज लिखी है 1s2 लिखा है ना, 1s2, एस उपकोष, उपकोष में स्थित कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है ये, मुख्य क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका है ये। अब पेपर में प्रश्न आ गया कि बताओ फॉर pz1 की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखना है आपको, चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखना है आपको। इसको समझने के लिए देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, कितने हैं, एक। ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है ये, मुख्य क्वांटम संख्या, और ये क्या है, उपकोष, ये क्या है, उपकोष, और इस उपकोष का pz कक्षक है, pz क्या है, कक्षक है। बन गई चारों क्वांटम संख्या है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि बताओ n का मान कितना है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, लिखी हुई संख्या आप पहचान गए, ये तो है 4, z लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 है। मैंने कहा z के लिए m का मान कितना आता है, तो m का मान भी पहचान गए, कितना आ गया, कितना आ गया, 0। अब बच गई आपके पास में ये और ये, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपके पास में, कि आप कहोगे सर चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो आएगा वो आएगा +1/2, कितना आएगा, +1/2, समझ गए ना। अब क्या ये p उपकोष, p के लिए l का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। समझ आ गया क्या, एक प्रश्न दूंगा आप करो। 3d² 3d² की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखो, कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखो। हो गया रे, नहीं हुआ, एक आधा तो निकाला होगा, एक तो निकाला है, n तो निकाला होगा, n निकाला है, z भी निकाल लिया होगा, z मतलब स्मॉल m, कितना आएगा, 0 आएगा। दो सामने लिखे हुए हैं, लिखे तो चारों ही सामने हैं, हाँ, इधर पहले इस यूनियन से पूछने दो, n का मान कितना है, n का मान 3, फिर आगे l का मान, l का मान 2, ठीक है, फिर m का मान 0, फिर s का मान वो नहीं निकाला। s में इधर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का +1/2, दूसरे का s का मान कितना आएगा, +1/2 -1/2, सबने निकाला क्या, सबका सही है,
ये है n बराबर क्या 3। n के बाद में द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या इस चीज से पहचान करेंगे, d के लिए l का मान कितना होता है 2। d के लिए l का मान कितना होता है 2। फिर हम देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को बताती है। ये अभिविन्यास जेड प्लेन में है, जेड प्लेन में तो m का मान कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। ऊपर लिखे हुए इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया -1/2 और +1/2, गलत है ये, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन का मान +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान -1/2। समझ आ गई बात। चलो फिर आगे करते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान, अगले पेज पे है, अगले पेज पे। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान 0 होगा। कौन सा वाला एक्स वाई है, देखो इधर देखो 3d 1xy है ना, ध्यान देना। ये n का मान तो कितना है 3, l का मान कितना है 2, एक बार s का मान लिख लो कितना है +1/2। d में 1 इलेक्ट्रॉन है, +1 क्या है 2। ये x और y दोनों प्लेन दे दिया आपको, x और अगर आपको इसको x मान रहे हो तो इसको क्या मानो y। अब y का मान प्लस और y का मान क्या हो सकता है माइनस, x का मान क्या हो सकता है प्लस और y का मान x का मान क्या हो सकता है माइनस। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर l का मान कितना है 2, तो m का मान +-2 कितना हो सकता है, प्लस माइनस क्या हो सकता है 2 हो सकता है, और +-1 हो सकता है। हाँ 0 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको l का मान 2 लिया है ना, इसका मतलब m का मान +- क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। m का मान +- क्या हो जाएगा 2। क्यों, अगर इसको आप x एक्सिस में रख रहे हो, प्लस x एक्सिस में रख रहे हो तो प्लस का 2 हो गया, माइनस x एक्सिस में रख रहे हो तो माइनस का 2 हो गया, प्लस y में रख रही हो तो प्लस का 2 हो गया, माइनस में रख रहे हो तो माइनस का 2 हो गया। l का मान कितना है, d उपकोष के लिए l का मान है 2, तो 2 है तो m का मान +- क्या होगा 2, क्योंकि l पर निर्भर करता है, -l से लेकर के +l तक होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। 0 आपको वही काम में लेना है जहां पर z हो, जहां पर क्या हो z। हाँ सोडियम के लिए अगला प्रश्न देखो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान 0 होगा। ये है सोडियम, सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा। सोडियम कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर आता है, ये रहा 11 नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, अभी अपन सीखेंगे, आगे नियम आएंगे उनके आधार पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर पर आता है सोडियम, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सीधी सी बात यही। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और उन 11 इलेक्ट्रॉन को उपकोष के कक्षकों में भरना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 6 2 8 और 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 3s, क्या बन गया 1। जहां जहां पर आपको s दिखाई दे रहा है वहां वहां के लिए इलेक्ट्रॉन का मान m का मान है 0। हम पढ़ के आए हैं, अभी पीछे स्क्रीन पर पढ़ा है हमने, अगर आपको याद है तो। ये रहा, मैंने कहा z के लिए 0, s के लिए m का मान 0, और z² के लिए m का मान क्या है 0, पढ़ा था ना। अब हमने ये लिखा प्रश्न, और इसमें हमने कहा ये s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इनके लिए m का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये है s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए भी m का मान कितना हो जाएगा 0। ये है s,
एस के लिए याद रखना है आपको एम का मान कितना, 0। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। गिनो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। ये है आपके पास में पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जेड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिनके लिए एम का मान कितना है, 0 है। जिनके लिए एम का मान कितना है, 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लिखो। मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम जस्ट बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान शून्य होगा, शून्य होगा। मैग्नीशियम कितने नंबर पर, 12। पोटेशियम कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे, मैग्नीशियम का तो लिख लोगे आप, सीधा सा सरल सा। जो सोडियम का लिखा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना है आपको। सोडियम मैग्नीशियम के लिए कितने निकाला है, 8 है, सीधा स्पष्ट है। एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे ना वो एस में ही जाएगा, एस में जाएगा तो एक संख्या और बढ़ जाएगी। कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। अरे मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 3s2। क्या बन जाएगा, 3s2। समझ में आ गई बात। अब 7 जहां पर आ रहे थे वहां कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। स्वामी समझ आया, 8 इलेक्ट्रॉन इधर गर्ल्स में, समझ आया क्या। 12 नंबर ये तो था 11 नंबर पर, इसके जस्ट अगला आता है मैग्नीशियम 12 नंबर पर। 12 नंबर पर आता है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है। 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3s1। कितना था, 3s1। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s2। कितना हो जाएगा, 3s2। अब जैसे 3s2 हुआ, s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का मान m का मान 0, s के लिए m का मान 0, pz के लिए m का मान कितना आएगा, 0, s के दोनों इलेक्ट्रॉन का m का मान कितना आएगा, 0। पहले संख्या थी 7, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, संख्या कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8। अब पूछा किसका है, पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 4 6 6, सॉरी 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 4s क्या आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 4s 1। 3d नहीं आएगा, पहले 4s आएगा पहले। ठीक है, अब कैसे आता है क्रम आगे पढ़ेंगे अपन, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निकालना सिखाता हूँ। ठीक है ना, ध्यान देना। s के लिए m का मान कितना आता है, 0। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, s के लिए m का मान कितना आता है, 0। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, pz के लिए कितना आता है, m का मान 0। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे ये हो गए आपके m बराबर 0 2, और pz के लिए कितने आगे वापिस 2, और ये आ गया आपका कितना, 1। m का मान 1, s के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। स्पीड होगी क्या? दोबारा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s क्या आ जाएगा? 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम का। हमने पढ़ा एस उपकोष में स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आएगा? 0। p में आते हैं 3 कक्षक। कितने आते हैं? 3। px, py और p क्या आता है? z। pz में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आता है? 0 आता है। ठीक है। फिर है s में m का मान कितना होगा? 0। फिर वापिस यहाँ पर क्या है? pz आएगा। pz के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, m का मान कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। और s के लिए m का मान कितना आएगा? 0। ठीक है। जोड़ो, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 इलेक्ट्रॉन, 7 और 2, 9 और 2, 11 इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान पोटेशियम के लिए क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक परमाणु में n+l 7 है। एक परमाणु में n+l क्या है? 7 है। क्लोरीन वाला आप कर लोगे? क्लोरीन वाला कर लोगे? चलो मैं करवाई देता हूं। इधर देखो, क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का L का मान 1 है? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान, L का मान 1 है? L का मान 1 है, ये पूछा है। क्लोरीन आता है कितने नंबर पर? 17 पर। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 5 इलेक्ट्रॉन बचे ना पीछे। 2 2 4, 4 6 10, 2 12 और 5 17। 12 और 5 17। आपसे पूछा है L का मान 1 है। L का मान 1 है। L बराबर 1 कौन से उपकोष के लिए आता है? L बराबर 1 कौन से उपकोष के लिए आता है? P के लिए आता है। किसके लिए आता है? P के लिए आता है। L बराबर 1 आता है P के लिए। तो आपको वो इलेक्ट्रॉन देखने जो केवल और केवल P उपकोष में, बाकी छोड़ दो। वो इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो P उपकोष में, बाकी छोड़ दो। P में 1 और P ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 6 + 5 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान? 11। कितने इलेक्ट्रॉन का मान? 11 इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? L बराबर 1। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक परमाणु में n+l, अरे समझ आया क्या? ये प्रश्न है। एक परमाणु में n+l बराबर 7 है। n+l बराबर क्या है? 7। n+l बराबर 7 है। इसमें कितने उपकोष, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने उपकोष, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन होंगे? n+l बराबर क्या है? 7। अब इसमें पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन बताओ, और क्या बताओ? उपकोष बताओ, और क्या बताओ? कक्षक बताओ। अच्छा प्रश्न है, एक बार समझ लो। ऐसा कोई प्रश्न है आप कर लो। n का मान अगर आपने रखा कितना? 7। कितना रखा? 7। L का मान कितना रखोगे? 0। हो सकता है 0, हो सकता है 0। तो कितना आया? 0 किसके लिए आता है? L बराबर 0 S के लिए आता है। किसके लिए आता है? तो ये बना आपके पास में 7s। n बराबर 7 लिया, L बराबर 0 लिया, इसका मतलब आपके पास में ये बना 7s। S क्यों लिखा?
क्योंकि L बराबर 0 किसके लिए आता है, S के लिए आता है। ठीक है, N बराबर लिया आपने क्या 6, कितना लिया 6, तो L बराबर क्या 1 हो सकता है, हो सकता है ना, 6 से तो कम ही है, ज्यादा तो नहीं है, बराबर नहीं है। L बराबर 1 किसके लिए आता है, P के लिए, तो बना 7P, बना क्या 6 है, 7P करो है, 6P होगा या 7P होगा, 7P होगा, क्या होगा 7P होगा, लिखा आपने क्या 7P। ठीक है, 6 और 1 7। अब बताओ आगे लिखें कितना 5, कितना लिखें 5, 5 में कितने जोड़े 7 आ जाए 2, लिखा आपने क्या 2, 5 और 2 7। अब देखो L बराबर 2 किसके लिए आता है, D के लिए, किसके लिए आता है D के लिए, बताओ क्या आएगा 7D या 5D आएगा, 5D आएगा, क्या आएगा 5D आएगा। 6 और 1 ये क्या आएगा 6P आएगा, क्या आएगा ये 6P आएगा, सॉरी। अब देखो इधर ये आ गया आपके पास में 4, क्या आ गया 4, कोई ना उसको कर लेंगे, सही कर लेंगे, नोट्स में 7P लिखा है क्या, उसको सही कर लेंगे, ध्यान दो इधर, ये आ गया हमारे पास में क्या 4, 4 में कितने जोड़े 3, कितने जोड़े 3, 4 और 3 क्या आ गया 7, बताओ 3 किसके लिए आता है, F के लिए, किसके लिए आता है F के लिए, ये बन गया 4F, क्या बन गया 4F, और आ सकता है क्या, अगर 3 + 4 करोगे ना तो L का मान N से क्या हो गया ज्यादा हो गया, अगर हम यहां पर लिखें क्या, इधर लिखेंगे 3 और प्लस इधर लिखेंगे 4, तो फिर L का मान N से क्या हो गया ज्यादा, ये पॉसिबल नहीं, समझ आ गई बात। ठीक है, और कोई मान इसके पॉसिबल नहीं हो सकते, जोड़े बनेंगे इतने, 7 + 0 7S, 6 + 1 इसको 6P कर लो, नोट्स में मैंने लिख दिया 7P है ना, उसको 6P कर लो। ठीक है, फिर 5 + 2 ये बना आपका पास में 2 किसके लिए आता है D के लिए थे, 5D बन गया, ये बन गया आपके लिए 4 + 3 4F बन गया, 3 किसके लिए आता है L बराबर 3 आता है F के लिए। अब देखो S में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, सुनो पहले देखो S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में अधिकतम कक्षक आ गए कितने, इसमें एक कक्षक हो गया और इसमें कक्षक हो गए 3, 3 कक्षक हो गए, 3 कक्षक, 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने 5 कक्षक और कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और F में कितने कक्षक 7 कक्षक और कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 7 5 12 3 15, 15 और 1 16, तो क्या हो जाएंगे कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 32 क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 32 क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। प्रश्न करना है आपको इस प्रकार। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया जाए कि N + L का मान कितना है 5 है, N + L का मान कितना है 5 है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कक्षक और अधिकतम है कक्षक, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये इनकी जानकारी लेनी है। N बराबर 5 करोगे आप, N बराबर क्या करोगे 5, तो यहाँ पर 5 लिखा, 5 प्लस क्या करोगे 0 बराबर कितना आया 5, 5S आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा आपने कितना 4 + 1, कितना लिखा 4 + 1, एक किसके लिए है P के लिए है, तो बन क्या बन गया 4P, क्या बन गया 4P। फिर लिखा आपने कितना 3 प्लस कितना किया आपने 2, ठीक है, तो 2 किसके लिए आता है D के लिए आता है, किसके लिए आता है D के लिए, और बन गया क्या 3D, क्या बन गया 3D। अब बताओ 3 + 3 ज्यादा हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, अगला पॉसिबल नहीं है, अगला पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना अगला पॉसिबल। हमने लिखा 5D, ये लिखा क्या 5D लिखा, यही बोला मैंने 5D, 5D में कितने N + L बोला मैंने, यानी N + L बराबर क्या है 5, N + L में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने कक्षक होंगे,
कितने इलेक्ट्रॉन और कितने कक्षक होंगे, इसके जोड़े बनाने हैं जो बने n+5 का योग बने आपका, ठीक है ना। तो n+l है वो बराबर है किसके, 5 के। तो n का मान पहले रखो आप 5, तो l बराबर रखो 0, तो कितना आएगा 5s आएगा। 0 l बराबर 0 किसके लिए आता है, s के लिए आता है। फिर लिखोगे आप, फिर लिखोगे आप 4 प्लस कितना 1, कितना लिखोगे 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा p, कितना आ जाएगा 4p, यानी l बराबर 1 जो आता है वो p के लिए आता है। फिर लिखा हमने 3 प्लस कितना 2, 3 प्लस कितना लिखा 2 लिखा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 क्या आ जाएगा d आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा d आ जाएगा। क्लियर है। अब 3 प्लस 3 नहीं हो सकता, 2 प्लस 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 1 प्लस 4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 1 प्लस 4 नहीं हो सकता ना। हाँ, यहां पर आकर के सिस्टम रुक चुका है। एस में 2 कितने कक्षक, ठीक है, 2 सॉरी 1 कक्षक 2 क्या है इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 कक्षक 2 क्या है इलेक्ट्रॉन। यहां पर आ जाएगा 3 कक्षक और 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आ जाएंगे 5 कक्षक और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 से 6 16 और 2 18, 18 तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 1 9 क्या हो जाएंगे कक्षक हो जाएंगे। आगे समझ, क्वांटम संख्या कंप्लीट है। और प्रश्न जो है वो 2-3 प्रकार के प्रश्न और बच गए, कल करेंगे। फिर आप वो नियम है, और फिर सोमरफील्ड का परमाणु सिद्धांत है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, नोड ज्ञात करके परमाणु प्रजातियां, चैप्टर खत्म। टाइम लगाना है अभी तो, और है बहुत है।